अरे यार, दुनिया में पैदा तो बहुत लोग होते हैं, लेकिन ऐसा जन्मदिन किस्मत वालों को ही मिलता है। ये बात तो है, साल के एक ही दिन में दो खुशियां मना सकते हैं, एक जन्मदिन की और एक क्रिसमस की। ये लड़की बड़ी किस्मत वाली है तो उसको ऐसे माँ बाप मिले। अरे दिल खोल के खर्च किया इन लोगों ने। एक बात कान खोल के सुन लो, मालिक ने जो कहा है सब पूरा हो जाना चाहिए। काम में किसी भी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए, समझे? ये गिफ्ट बॉक्स तैयार हो गए? जी सर, थोड़ा सा बाकी है सर। अरे जल्दी जल्दी करो। जी सर। और ये क्या, एक क्रिसमस ट्री अभी तक तैयार नहीं हो गया? क्या कर रहे हैं आप लोग? सर लंच के बाद ये भी तैयार हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे चिंता की बात है, पार्टी बड़ी है और तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ी की ना तो मालिक मुझे यहाँ रहने नहीं देगा और मैं तुम लोगों को, समझे? अरे भाई लंच टाइम हो गया, लंच टाइम, चलो 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 चलो। भाई साहब नमस्कार, कश्यप बोल रहा हूँ। हाँ, कल शिमोना का बर्थडे है और एक छोटी सी पार्टी रखी है, तो आपको आना है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो क्रीम पास कर। सी, what about this? नहीं यार, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, कुछ और ट्राई कर। गंदा ही है। ये ट्राई कर। ओके, पिंक, गर्ल कलर, प्रिटी नो? नो, ब्लैक, ब्लैक, आई थिंक बेटर। यार अच्छा लग रहा है, प्रिटी। फाइनल, ओके। चल यार, D2 रहा, कल मिलते। ओके, नो प्रॉब्लम। बाय, गुड नाइट, गुड नाइट, बाय बाय, सी यू टुमारो। पुष्पा, बाय बाय। हाँ, पूरे परिवार के साथ आना है आपको। हाँ, बिल्कुल आइए, आपका घर है। मोस्ट वेलकम जी, थैंक यू। कश्यप, देखो एक बार फिर सोच लो, अब भी वक्त है, रोक दो ना ये पार्टी। देखो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम खुद तो डरी हुई हो और मुझे भी डरा के रखती हो। इन बेकार की धमकियों की वजह से मैं अपनी बच्ची का बर्थडे नहीं मनाऊंगा। अरे बर्थडे मनाने के लिए कौन मना कर रहा है? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हालात को समझो, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? देखो तुम फालतू की चिंता मत करो, कुछ भी नहीं हो, ठीक है? मैडम कश्यप सर सही कह रहे हैं, मेरे होते हुए परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। दिवांशी, तुम मेरी बात थोड़ी मानो। दिवांशी सुनो तो सही। सजन तुम मेरे साथ ऊपर आओ, पार्टी की सिक्योरिटी के लिए कुछ डिस्कस करना है। अरे मोहन, तुम भी साथ में आओ जरा। मम्मा, पापा, काका। हाँ पापा, आ रही हूँ। कोई भी नहीं है। हेलो, कोई है क्या? हेलो, कोई है? हैप्पी बर्थडे एंड मेरी क्रिसमस टू शिमोना। वाओ, बट एक सेकंड, पर ये दिया किसने? कोई है यहाँ पे? हेलो? एनीवेज, जिस किसी ने भी दिया उसको बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शिमोना, बेटा क्या हुआ? देखो,
ये कहाँ मिला तुम्हें? वॉचमैन! वॉचमैन! मैंने कहा था ना आपसे, कहा था ना मैंने। प्लीज चुप चुप एकदम चुप। ये कोई हमें डराने की कोशिश कर रहा है। कोई वॉचमैन! क्या हो साहब? ये कहाँ से आया घर में? पता नहीं साहब, मैंने किसी को अंदर आते हुए नहीं अरे देखा। तुमने नहीं देखा तो घर में कैसे आया ये? अरे क्या मालूम साहब। चुप रोना नहीं, तुम जाओ अपने रूम और तुम इसके साथ जाओ और ध्यान रखना इसका। आप टेंशन मत लीजिए सर, तुम मेरे साथ चलो। कश्यप, मुझे लगता है हमें सीआईडी को बुला लेना चाहिए। सीआईडी को? हाँ, सीआईडी को। अगर ये सब सीआईडी को बताऊंगा तो मेरे बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं। भाई कुछ भी कहो, पार्टी का थीम तुमने बहुत अच्छा डिसाइड किया है, क्रिसमस। ऐसा है ना यार कि वो शिमोना बोली कि इस बार कुछ हटके होना चाहिए और ऊपर से क्रिसमस था तो बस हम दोनों ने इनको मिला दिया। बाय। भाभी जी, इसे कहते हैं दिमाग। अरे यार एक बात बता, इतनी सिक्योरिटी बुलाने की क्या जरूरत थी? वो ऐसा है ना यार कि पार्टी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी को खराब करना चाहते हैं। बस ये समझ लो कि उन लोगों से बचने के लिए मैंने ये सिक्योरिटी का इंतजाम किया है और कुछ नहीं है। ये भी सही है। देखा भाभी जी मेरे दोस्तों, इसने पार्टी का मजा खराब ना हो इसलिए सिक्योरिटी बुलाई है। ये सब ध्यान से यहाँ पे रख दो। अरे अभी तक केक नहीं आया, मैं देख कर आती हूँ व्हाट्स टेकिंग सो लॉन्ग। हाँ तुम देख कर आओ। अच्छा वो जो सिक्योरिटी वाला है वहाँ का, उसका ध्यान रखना। ओके सर। पापा कहाँ है? नहीं भाई, वो है। डैड, ये क्या चल रहा है? मेरी बर्थडे केक कहाँ है? यस, आपकी बर्थडे केक अभी आ जाएगी। आपकी मम्मी गई है देखने के लिए। लेकिन आपने अपने गिफ्ट्स देखे? नहीं। केक का कोई प्रॉब्लम नहीं है अंकल, लेकिन पहले आप ये बंदूक वालों से तो पीछे छुड़ा दीजिए। हम लोग जहाँ जहाँ जाते पीछे आ जाते हैं। ओके, अभी ये तुम लोगों का पीछा नहीं करेगा। जाओ अपने गिफ्ट देखो। ओके तुम दोनों मेरे गिफ्ट्स को हाथ नहीं लगाओगे। क्यों? क्योंकि ये सारी गिफ्ट्स मेरी है और आज मेरा बर्थडे है इसलिए। ठीक है बाबा, जैसे तेरी मर्जी। इसे खोलकर देखना। बोला था ना छूना मत। ठीक है यार, देखने में क्या हर्ज है, खोलकर तो देख लेना। हम दोनों वहाँ खड़े हो जाते हैं। अजीब तरीके का बॉम्ब है, पूरे शरीर में लकड़ी की कीलें चुभी हुई हैं। एक काम करो, बॉडी को लेके जाओ। सर, सचिन ये देखिए सर, बॉम्ब का टुकड़ा। हिम्मत से काम लो कश्यप। रुको कहाँ लेके जा रहे हो मेरी बच्ची को? रुको सर हिम्मत से। प्लीज मेरी बच्ची को लेके जा रहे हो। प्लीज संभालिए अपने आप को प्लीज। सर मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा सर, कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। ये सब मेरी वजह से हुआ सर, ये सब मेरी वजह से हुआ।
आपकी वजह से हुआ? कैसे? मेरी बीवी नहीं चाहती थी कि ये पार्टी हो। अगर मैं अपनी बीवी की बात मान लेता तो मेरी फूल सी बच्ची अभी जिंदा होती सर मेरे। आपकी वाइफ ने इस पार्टी के लिए मना किया था? सर मना किया था उसने। कहाँ है आपकी वाइफ? सर वो भी कल से गायब है सर। वो पार्टी के बाद से गायब है, नहीं मिली मेरे को। गायब है? बॉम्ब ब्लास्ट होने के बाद जो भगदड़ मची उसके बाद से वो मुझे दिखी नहीं सर। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मिस्टर कश्यप, ब्लास्ट होने के बाद इतना टाइम हो चुका है, आपने अपनी वाइफ को ढूंढने की कोशिश नहीं की? सर क्या करता है सर, जिसके सामने उसकी बच्ची की लाश, छोटी बच्ची की लाश हो तो वो क्या करेगा सर? उसको क्या दिखेगा, क्या करेगा? वो सब खत्म हो मेरा। सर हिम्मत रखिए। सब लूट गया सर, मैं बर्बाद हो गया। इनको ले सचिन, रेडी? जरा होटल में जाके देखो इनकी वाइफ कहीं है क्या। ये कैसे हुआ है सब? पता नहीं सर। पता नहीं? तुम कश्यप के सिक्योरिटी इंचार्ज हो ना? यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है, क्या कर रहे थे तुम लोग? कैसे पता नहीं है? सर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी थी, एक एक आदमी को अंदर चेक करके जाने दिया था, सब कुछ ठीक ठाक था सर। पता नहीं अचानक ये सब कैसे हो गया। अगर तुमने चेक किया था तो पार्टी में बॉम्ब कहाँ से आया है? सर मुझे लगता है वो बॉम्ब पहले से ही पार्टी में रखा गया। ये क्या कह रहे हैं सर आप? यहाँ पहले से बॉम्ब कहाँ से आया? ये तो आप बताइए। यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, इतने लोग घायल हो गए, एक बच्चे की मौत हो गई है। इधर उधर देखने से काम नहीं चलेगा मैनेजर साहब। कहाँ से आया बॉम्ब? सर बॉम्ब होटल के लोगों में से किसी ने रखा था, मैंने देखा था। शिमोना ने जैसे ही गिफ्ट बॉक्स खोला वैसे बॉम्ब फट गया था। गिफ्ट बॉक्स में था बॉम्ब? जी सर, सारे के सारे गिफ्ट शिमोना की डैडी की तरफ से थे और बॉक्सेस होटल वालों ने तैयार किए थे। ये सारे के सारे गिफ्ट बॉक्सेस आप लोगों ने ही तैयार किए थे ना? हाँ सर। जिन जिन लोगों ने गिफ्ट तैयार किए थे उन सबको बुलाइए। सर अब रेडी? क्या हुआ? ये देखिए। माय गॉड, बाहर निकलो। ये तो बेहोश है। पानी लिया, पानी। यस, संभाल के पानी। भाई साहब, भाई साहब उठिए, उठिए। देखो तुम। अरे इसके सिर पे तो चोट लगी है। ये चोट कैसे लगी तुम्हें? साहब मारा किसी ने। किसने मारा तुम? चेहरा नहीं देखा साहब, पीछे से मारा। तुम यहाँ पे क्या करने आए थे? यूनिफॉर्म चेंज करने आया था। यूनिफॉर्म चेंज करने? हाँ साहब। फ्रेडी मिला? नहीं, उधर भी नहीं। कहीं खूनी पहन के तो नहीं भाग गया? अगर खूनी इसकी यूनिफॉर्म पहन के भाग गया है तो उसके कपड़े तो यही होने चाहिए ना। ढूंढो, देखो कहां मिलते हैं। फ्रेडी, ये देखो फ्रेडी, ये देखो उस खूनी के कपड़े यहां पे रखे थे। अच्छा एक काम करो, इसे हॉस्पिटल पहुंचा दो। हेलो साहब, हमने तो कुछ नहीं किया साहब, हम तो सिर्फ साहब गिफ्ट बॉक्स तैयार कर रहे थे साहब। बॉम्ब कहां से आया है? कहां से आया बॉम्ब?
पता नहीं साहब कहां से आया। एक बच्चे की मौत हो गई है और तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, है? ये सब जानते हैं सर, इनमें से ही किसी ने बॉम्ब रखा है सर। हमने बॉम्ब नहीं रखा सर, ये सब झूठ है। ये सच है, हमें ये कपड़े मिले स्टोर रूम में से। किसके कपड़े हैं ये? सर ये कपड़े खूनी के। स्टोर रूम में एक स्टाफ का आदमी बेहोश पड़ा मिला सर। बेहोश था? हाँ सर, उसका नाम रंजन है। आपके स्टाफ में कोई रंजन नाम का आदमी है? हाँ सर है, मगर वो काम पे दिखा नहीं। दिखेगा कैसे सर, उसे किसी ने बेहोश किया, उसके कपड़े पहनकर निकल गया और अपने कपड़े छोड़ गया। काफी चालाक है खूनी। स्टाफ के कपड़े पहने ताकि किसी को शक ना हो, आसानी से बॉम्ब रख के निकल गया। ये कपड़े देखिए आप लोग, पहचानते हैं किसके कपड़े हैं? पहले कभी देखा इन कपड़ों को? नहीं सर। मिस्टर कश्यप, अब आप ही कुछ बताइए। खूनी आपको टारगेट कर रहा है, आपकी बेटी का खून किया और आपकी वाइफ देवांशी अब गायब है। कौन कर सकता है ये, हैं? हमने कई बार ट्राई किया है, फोन की घंटी बज रही है लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा है। आप ये बताइए कि इस वक्त फोन की लोकेशन कहां पे है? कहां पे है ये फोन? नंबर है 0128202010। या प्लीज जरा आप जल्दी कीजिएगा। थैंक यू, थैंक यू। खूनी ने तुम्हें धमकी भी दी थी, फिर भी इतनी लापरवाही की तुमने, हाँ? अरे इस डॉल को देखते ही हमें फोन तो करना चाहिए था। गलती हुई है सर मुझसे, और उसकी सजा भी मुझे मिल गई। मेरी बेटी मुझसे छिन गई सर। सर एक मिनट, क्या है? बॉक्स के नीचे कुछ लगा हुआ पेपर? ये तो गिफ्ट पेपर लग रहा है। शायद सिमोना ने जब इसे खोला होगा तो ये चिपका रहेगा। पर चिपका कैसे? शायद ये पॉलिश गिली होगी सर, इसलिए चिपक गया। हाँ, मगर इतनी जल्दी भी क्या थी कि पॉलिश सूखने से पहले ये लेके आ गया वो? कुछ नहीं सर, उसे मेरी बेटी को मारना था। ये सब मेरी वजह से हुआ है सर, मेरी वजह से। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से होगा? ये जो कुछ भी हो रहा है सर, उसके पीछे मेरा बीता हुआ कल है सर। बीता हुआ कल मतलब? मेरा बीता हुआ कल गुनाहों से भरा हुआ है सर। गुनाहों से? कैसे गुनाह? कैसे गुनाह? 15 साल पहले मैं एक चोर था सर, और मेरा एक पार्टनर हुआ करता था, बॉबी। कुछ साल पहले हमने एक धनवान आदमी के यहाँ पे चोरी की थी, सिर्फ चोरी। हमने किसी गरीब को तंग नहीं किया और ना ही किसी की जान ली। मगर उस रात जैसे ही उस आदमी ने शोर मचाया, हम लोग तो डर गए। मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। लेकिन बॉबी ये गलती कर बैठा। ये क्या किया तूने? मार डाला उसको। अरे छोड़ उसे, तू भाग। कश्यप बचा। मैं जानता था अगर मैं वहां रुकता तो हम दोनों पकड़े जाते, और मैं वहां से भाग। इसका मतलब है बॉबी तुमसे बदला ले रहा है ना? हाँ सर, इससे पहले भी मुझे धमकी भरे फोन और लेटर आते रहे, इसीलिए मैंने सजन को अपनी सिक्योरिटी के लिए रखा था। सिक्योरिटी के भरोसे पे रहा है कि अपने बेटी की जान गंवा दी? गलती मेरी है सर, मैं इन धमकियों को मजाक समझता रहा। दिवांशी, बात करो, मगर स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो दिवांशी। अब तक जिंदा है, मगर जल्दी 5 करोड़ नहीं पहुंचे तो ऊपर पहुंचने में भी देर नहीं लगेगी। बॉबी? सही पहचाना मेरे दोस्त? बॉबी, तूने मेरी बेटी को मारा, क्यों? मुझे दुख है तेरी बेटी के मरने का, मगर जल्दी से 5 करोड़ लेके नहीं आए तो तेरी बीवी भी नहीं बचेगी। कल फोन करता हूं। हेलो बॉबी। कश्यप जी,
ये सब कुछ हुआ है पैसों के लिए। हेलो, फोन का पता चल गया? कहां पे? बोरीवली में कहां पे? ओके, थैंक यू वेरी मच। सर, फोन की लोकेशन इस वक्त बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास है। बोरीवली नेशनल पार्क के आसपास? विवेक, जाके पता लगा कहां पे छुपा के रखा है। यस सर। मिस्टर कश्यप, ये बॉबी किस जेल में था? ये तो मुझे पता नहीं सर, लेकिन कुछ जुलाई 2006 में वो बामली से गिरफ्तार हुआ था। ठीक है, वो हम पता लगा लेंगे। अब आप जा सकते हैं। रेडी? इनके साथ जाओ। चलिए। हाँ साळुंखे, बम के बारे में क्या पता चला? बॉस, ये बम लो इंटेंसिटी का है और घरेलू सामान से बनाया हुआ है। घरेलू सामान से बनाया? जी हाँ। अच्छा। और एक और अजीब बात देखी मैंने इस बम में। वो क्या? मैं बताता हूँ, आइए मेरे साथ। बॉस, ये बम के ये जो लकड़ी के टुकड़े इसके बदन में हैं, ये किसी साधारण लकड़ी के टुकड़े नहीं है। ये बहुत ही कीमती और मजबूत लकड़ी के टुकड़े हैं और इस लकड़ी को पॉलिश भी किया गया है। सर, होटल के स्टाफ रूम से आप लोग जो कपड़े लाए थे उनमें मुझे ये लकड़ी का बुरादा मिला है, सॉडस्ट। खूनी के कपड़ों में लकड़ी का बुरादा? और एक बात सर, इस पैंट की जेब में से मुझे वार्निश भी मिला है। सॉडस्ट भी, वार्निश भी? मतलब सर, खूनी कोई लकड़ी का काम करने वाला आदमी है जो लकड़ी के काम के साथ साथ उन्हें पॉलिश भी करता है। मतलब दया, ये कोई कारपेंटर है। हाँ वे, क्या पता चला? ये बताने के लिए फोन किया तुमने मुझे? देवांशी का पता नहीं चला तो पता लगा। खाली हाथ वापस मत आना। सर, उन्होंने मेरी बेटी को मार डाला सर। सर, वो मेरी बीवी को भी मार डालेंगे सर। मेरी बीवी को मार डालेंगे वो लोग। बात करो। हेलो। कश्यप। हाँ, बोल रहा हूँ। ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, तुमको बीवी चाहिए या पैसा? मुझे मेरी बीवी चाहिए। फिर से सोच लो, कोई जल्दी नहीं है। देखो, मैंने सोच लिया, मुझे प्लीज मेरी बीवी वापस कर दो। तुम जितना पैसा मांगोगे मैं उतना पैसा दे दूंगा तुमको। 5 करोड़ रुपए लेके आ जाना, बीवी जिंदा मिलेगी। 5 करोड़? हाँ, 5 करोड़। कहाँ लेकर आऊं? इतनी भी क्या जल्दी है? जगह भी बता दूंगा, पैसे का इंतजाम करो पहले। हेलो 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 हेलो। सर, आप क्या करें? करना क्या है? करना वही है जो उसने कहा है। क्या? कैसे हो रंगा?
मेरे को कैसे जानता है? तुम्हारी तो पूरी कुंडली है हमारे पास। कौन है तू? कौन है? सीआईडी। सीआईडी? सीआईडी? लो, कमाल हो गई। अब तो सीआईडी भी मेरा हालचाल पूछने आने लगी। तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे दोस्त बॉबी का भी हालचाल लेने आया। कौन बॉबी? वही जो जेल में तेरे साथ था, तेरा साथी। हाँ तो? अभी कहाँ है वो? होगा अपने घर पे। घर पे नहीं है वो, इसीलिए हम तेरे पास आए हैं। तुझे सब कुछ मालूम है, बता कहाँ है वो? देखो साहब, आप लोग बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं। सोच लो रंगा, 2 दिन के बाद तुम्हारा फैसला होने वाला है। अब तुम फांसी पे चढ़ना चाहते हो या सीआईडी की मदद करके जेल में रहना चाहते हो जिंदा? फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब साफ है रंगा, अगर सीआईडी की मदद करोगे तो शायद तुम्हारी सजा थोड़ी कम हो जाए। गोरेगांव की नूतन चाल में देख लो, वो वहीं रहता है। वैसे मुझे पक्का नहीं मालूम। सचिन, वहां जाके पता करो, बॉबी है वहां पे? चल। अरे साहब, मैं मदद कर रहा हूं, मेरी सजा कम तो हो जाएगी ना? उसके लिए तुम्हें सुधरना होगा रंगा। अपराध का रास्ता छोड़ दो, एक अच्छा इंसान बन के दिखाओ। ये रहा 63। दरवाजा खुला है भाई, अंदर आ जाओ। आप लोग कौन है भाई? बॉबी तुम ही हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। बॉबी, बात कैसा? कश्यप को जानते हो तुम? कश्यप? उसको कैसे भूल सकता हूँ साहब? उसी की वजह से तो इतने दिनों तक जेल काट के आया हूँ मैं। अब फिर से जेल जाओगे तुम? जी, फिर से? किस जुर्म में साहब? कश्यप की बेटी का खून और उसकी बीवी का अपहरण करने के जुर्म में। नहीं साहब, मैंने कोई खून नहीं किया साहब। मैंने किसी का किडनैप नहीं किया साहब, मैं सच कह रहा हूँ। इतने दिनों जेल में रहने के बाद मैं बिल्कुल बदल गया हूँ साहब। और वैसे भी एक बीमार आदमी किसी का क्या बुरा कर सकता है साहब? मैं 15 दिनों से काम पे भी नहीं गया हूँ साहब। अब चाहे तो पूछ लीजिए किसी से। क्या काम करते तुम? दोस्त की कारपेंटरी की दुकान में काम करता हूँ साहब। दोस्त की कारपेंटरी की दुकान में? मतलब सर, खूनी कोई लकड़ी का काम करने वाला आदमी है जो लकड़ी के काम के साथ साथ उन्हें पॉलिश भी करता है। मतलब दया, ये कोई कारपेंटर है? ये तुम्हारे कारपेंटर दोस्त का नाम क्या है? जी, श्रीकांत। खूनी कहीं श्रीकांत तो नहीं है? अरे भाई साहब, ये हाँ, श्रीकांत कहाँ पे है? वो वहां सामने। अच्छा, वो सामने? श्रीकांत। हाँ, बोलो साहब, फर्नीचर चाहिए? फर्नीचर नहीं चाहिए, बल्कि फर्नीचर के काम करने वाला आदमी चाहिए। अरे साहब, यहाँ कहाँ मिलेगा आपको आदमी? सवाल है, वो तो कह रहा था कि श्रीकांत से जाके मिलो, फर्नीचर बनाने के लिए आदमी मिल जाए। कौन कह रहा है? बॉबी। मगर आप लोग कैसे जानते हैं बॉबी को? वो जैसे तुम्हारा दोस्त है वैसे हमारा भी दोस्त है। हाँ ठीक है, लेकिन वो तो मामूली कारपेंटर है, उससे आपको क्या काम है? खून। खून? मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। आप लोग हो कौन? सीआईडी। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी। तुमने कश्यप की बेटी का खून किया और उसकी बीवी को किडनैप करवा ली बॉबी के कहने पे। हाँ, मैं बोला बॉबी के कहने पे किसी का खून क्यों करूंगा? क्योंकि बॉबी तुम्हारा दोस्त और वो बीमार है, ये सिर्फ तुम जानते थे। और बॉबी और कश्यप का सारा इतिहास ये भी सिर्फ तुम ही जानते थे। बाबू कश्यप के बारे में हमेशा बातें करते रहता था, ये बात तो कोई भी बता सकता है। तो फिर और कौन हो सकता है वो? मालूम नहीं मैडम। मालूम नहीं? जरा ये कपड़े देखो, पता है ये कपड़े किसके? आप जानते हो? देखा है? नहीं साहब। देखो, ना करने से काम नहीं चलेगा। ये खूनी आप लोगों के बीच का ही कोई है।
जो लकड़ी का काम अच्छी तरह से जानता था। और ये कपड़े उसी कारपेंटर के, ध्यान से देखो, बताओ। नहीं साहब, याद नहीं है। ये हरिया, कहीं ये कपड़े बिरजू के तो नहीं? बिरजू? बिरजू कौन है? अरे ये तो यहीं पे काम करता था साहब। अब कहाँ है बिरजू? पता नहीं साहब, उसने 3 महीने पहले काम छोड़ दिया यहाँ से। 3 महीने पहले काम छोड़ चला गया? सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर। कहीं कहीं उस किडनैपर ने मेरे सारे पैसे ले लिए और मेरी बीवी के साथ कुछ कर दिया तो। देखिए मिस्टर कश्यप, आप घबराइए मत। किडनैपर्स को पैसे ऐसे नहीं दिए जाएंगे, पूरे इंतजाम के साथ दिया जाएगा। और वो किडनैपर बहुत खतरनाक आदमी है सर। उसने मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी को मार डाला सर। और पार्टी में इतने लोगों के बीच में उसने मेरी बीवी को गायब कर दिया। हाँ, चालाक तो है वो, पर सीआईडी से बच के जाएगा कहाँ? इस बैग में हमने एक बग लगा दिया है, जिससे ये बैग जहां जहां जाएगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है? किसका फोन है? पता नहीं सर, कोई अननोन नंबर है सर। किडनैपर्स का ही होगा। फोन उठाओ, बात करो। प्यार से बात करना है, ऐसी कोई बात मत करना जिससे शक हो। ओके? स्पीकर फोन ऑन करो। हेलो हेलो हेलो। इतना टाइम क्यों लगाया फोन उठाने में? वो क्या कर रहा है? देखो, मैं बाथरूम में था। मैं बाथरूम में था। बाथरूम में था? कोई चालाकी तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, देखो, कोई चालाकी नहीं कर रहा हूं मैं। पैसों का इंतजाम हुआ कि नहीं? पैसों का इंतजाम हो गया। हो गया पैसों का इंतजाम। हाँ, पैसे मुझे लाने कहाँ हैं? होटल व्हाइट पार्क में आज रात 9 बजे। लेकिन ये पैसे मैं दूंगा किसको? वहाँ क्रिसमस पार्टी में एक लड़का होगा, सेंटा क्लॉज के पास खड़ा हुआ मिलेगा। उसके गले में काला मफलर पड़ा होगा, उसे देना। मैरी क्रिसमस। हेलो 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 हेलो। मैरी क्रिसमस। लेकिन मेरी बीवी कहाँ है? उन्होंने बोला कि वो आपकी बीवी सही सलामत घर पहुंचेगी। बैग दीजिए ना प्लीज। मोबाइल का लोकेशन यही है सर, देवांशी का। तो फिर अभिजीत, लगता है देवांशी को यहीं कहीं इसी बिल्डिंग में छुपा के रखा होगा। हाँ, वो देखिए अभिजीत, देवांशी को किसी भी हालत में बचाना ही चाहिए। लेट्स गो।
ये तो अभी भी चल रहा है। चाहे कुछ भी हो सर, मुझे ये लड़का मासूम लग रहा है। हाँ, कोई मजबूरी होगी, पैसों के लिए काम कर रहा है बेचारा। से ये तो रुक गया। आसपास ही होगा, ज्यादा दूर नहीं गया। हाँ, काफी टाइम हो गया, अभी भी वहीं रुका हुआ है। शायद खूनी ने उसे यहीं पे मिलने के लिए कहा होगा और वो देख रहा होगा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। गुड बॉय। हाँ बोल पार्टनर, पैसा मिला? हाँ मिल गया, उड़ा दे उसको। ठीक है, उड़ा देता हूँ। अभिजीत, देवांशी जिंदा हो सकती है, नीचे चलकर देखते हैं, जल्दी चलो। ये तो डमी है। देवांशी कहाँ है? सर गोली अभी अभी चली है, ये लोग यहीं छुप के बैठे होंगे बिल्डिंग में। सर लेट्स गो अभिजीत। हेलो। तेरे कहने के हिसाब से मैंने देवांशी को मार दिया है, अब जल्दी से पैसे लेके आ जा। कैसे पैसे? काम के। तेरा काम खत्म कर दिया है मैंने। काम खत्म तो पैसा भी खत्म। देख, ये गलत है। तूने कहा था कि अगर मैं देवांशी को मार दूंगा तो हम सारा पैसा आधा आधा बांट लेंगे। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तू पछताएगा। मैंने आज तक पछताना नहीं सीखा है। मुझे मालूम था तू जरूर अपनी औकात दिखाएगा, इसलिए मैंने तेरे लिए पहले से ही फांसी का फंदा तैयार करके रखा था। क्या बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं, सच कह रहा हूँ। मैंने देवांशी को नहीं मारा है, वो जिंदा है। तू झूठ बोल रहा है, तू झूठ बोल रहा है। मैंने फोन पर गोली की आवाज सुनी थी। तो एक काम कर, अब उसकी आवाज सुन ले। बोल। कौन हो तुम लोग? क्यों पकड़ के रखा है मुझे? प्लीज जाने दो, जाने दो ना प्लीज। सुन लिया? अब इस लड़की को मैं सीआईडी के पास लेकर जाऊंगा और ये तेरे बारे में सीआईडी को सब कुछ बता देगी। सीआईडी के पास जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग खुद आ गए यहाँ। हमसे मिले बिना कहाँ भाग रहे थे? हाँ? सर मैंने कुछ नहीं किया, यकीन कीजिए मैंने कुछ नहीं किया। तुमने कुछ नहीं किया? नहीं किया। अरे सृजन जी, रक्षक खुद भक्षक बन गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया मैंने। कुछ नहीं किया इसलिए भाग रहे हो? हम नहीं मारा शमोना को। अरे क्या बिगाड़ा था मेरी बेटी ने तुम्हारा? क्यों मार डाला उसे? पैसे के लिए लोगों के साथ जो धोखा करके पैसा कमाया है, वो पैसा चाहिए था मुझे। पैसा चाहिए था तो मुझसे कहते, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे देता। तुम सृजन, तुम तो सिक्योरिटी ऑफिसर थे ना कश्यप के, हिफाजत करने वाला ही खूनी बन गया है। जिसका नमक खाया उसी के साथ गद्दारी, शर्म नहीं आई तुम्हें? कैसी शर्म? शर्म तो इन्हें आनी चाहिए, अपने ही पार्टनर को धोखा दिया। धोखा दिया इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम बदला लेने के लिए किसी की जान ले लोगे? हाँ?
मुंह लटका के बैठने से कोई फायदा नहीं है। बताओ कैसे बनाया प्लान? मैंने बॉबी और कश्यप के काले कारनामों के बारे में सुन लिया था श्रीकांत से। इसलिए तुम कश्यप को ब्लैकमेल करने लगे? हाँ। और ये इलेश, ये कहां से आ गया बीच में? इलेश ने मुझे फोन पे धमकी देते हुए सुन लिया था कश्यप को। और फिर इलेश तुम्हें ब्लैकमेल करने लगा? जी, मैंने इलेश को फिरौती की रकम में आधा हिस्सेदार बना दिया। लेकिन कश्यप हमारी बातों को मजाक में ले रहा था, इसलिए शिमोना को मार दिया ताकि कश्यप डर जाए और पैसे दे दे। जी हाँ। पाप का पैसा किसी को नहीं फलता है मिस्टर कश्यप। जो पैसा तुमने लोगों को धोखा देके कमाया, उसी पैसे ने तुम्हारी बेटी की जान ले ली। और तुम लोग, शर्म नहीं आई तुम्हें एक मासूम का खून करते हुए? उसकी मां को भी किडनैप किया पैसों के लिए। उन्हीं पैसों का हिसाब तुम सबको देना होगा जेल में। अपनी रात गई, किसका फोन है? हेलो डॉक्टर मानिक, मैं अंकित बोल रहा हूँ। इट्स एन इमरजेंसी, आप प्लीज जल्दी से हॉस्पिटल आइए ना। डॉक्टर अंकित, हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के डॉक्टर्स मौजूद नहीं है क्या? सर है, पर यहाँ क्या हो रहा है किसी को समझ में नहीं आ रहा है। क्या हो रहा है? सर अभी भी 4 पेशेंट्स आए हॉस्पिटल में और उनकी हालत बहुत खराब है। हाँ, और क्या आगे भी बताओगे? सर उनकी हालत इतनी भयानक है कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। डॉक्टर अंकित, उनके सिम्टम्स क्या है ये बताओ। सर उनकी खाल काली पड़ गई है और बाल भी काफी झड़ रहे हैं। खाल काली पड़ गई है, बाल झड़ रहे हैं? हाँ सर, और पता नहीं चल रहा है कि उन्हें हो क्या रहा है। ओह माय गॉड। लिसन, इट्स अ सीरियस केस। एक काम करो, उन्हें टेट्रामाग्ने के 2 शॉट्स दे दो। मैं अभी पहुंच रहा हूं उधर में। ओह माय गॉड। थैंक यू सिस्टर। डॉक्टर अंकित, मैंने आपसे कहा था इन्हें 2-2 टेट्रामाग्ने के शॉट्स दीजिए, आपने दिया? डोज दे दिए सर। एनी इंप्रूवमेंट? कोई इंप्रूवमेंट नहीं सर। इन चारों के ब्लड प्लेटलेट्स कम हो गए हैं सर। ये कौन सा नया टाइप का वायरस लग गया है इन लोगों को? सर ना कोई वायरस के सिम्टम्स है और ना कोई फीवर के सिम्टम्स है। डॉक्टर मानिक, प्लीज जल्दी, उस पेशेंट की हालत खराब हो रही है, पल्स रेट भी डाउन हो रहा है। डॉक्टर, गिव हिम शॉक्स, गिव हिम शॉक्स, फास्ट। सिस्टर प्लीज नोट। और करिए। डॉक्टर मानिक प्लीज आइए, उनकी भी हालत खराब है। डॉक्टर अंकित, इनका मेडिकल रिपोर्ट दिखाइए। यस सर। ये लीजिए सर। ओह माय गॉड, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ डॉक्टर? ये कोई वायरस नहीं है, ये रेडिएशंस है, न्यूक्लियर रेडिएशंस। न्यूक्लियर रेडिएशंस? जी हाँ, एक एटम बम फटने के बाद में जो रेडिएशंस निकलते हैं ना, ये वो वाले रेडिएशंस हैं। मगर सर बम फटने की कहीं से कोई खबर नहीं आई है। ऐसी खबर तो मुझे भी नहीं मिली है, लेकिन ये रेडिएशंस इन्हें लगे कहां से? डॉक्टर मानिक, बाकी के 3 पेशेंट की भी डेथ हो गई। ओह माय गॉड। डॉक्टर्स, लिसन केयरफुली, सबको यहाँ से खाली करवाइए। कम ऑन ऑल ऑफ यू, प्लीज यू ऑल, क्विक क्विक क्विक, वरना ये दूसरों में फैल गया तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी। कम ऑन खाली कीजिए, एवरीबॉडी आउट आउट आउट। आप लोग इमरजेंसी, प्लीज नो मोर क्वेश्चन प्लीज। अभी कुछ नहीं बता सकता, आई एम सॉरी। हेलो सीआईडी, सुनिए, मैं डॉक्टर मानिक बोल रहा हूँ, सुविधा हॉस्पिटल से। सर यहाँ 4 पेशेंट्स आए थे, वो न्यूक्लियर रेडिएशन के शिकार हुए। आओ अभिजीत, आओ।
यस सर। ये हॉस्पिटल वालों का कहना ठीक ही लगता है डॉक्टर सालुंके। देखते ही लगता है कि इन चारों की मौत न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से ही हुई है। हाँ बॉस, ये चारों बहुत ही जबरदस्त पावरफुल रेडिएशन के शिकार हो गए हैं। हाँ सर, इनके हाथों को देखिए। हाथों के ये निशान से साफ पता चलता है कि इन्होंने जरूर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ को अपने हाथों से पकड़ा है। और कोई आम आदमी रेडियो एक्टिव मटेरियल के इतने नजदीक पहुंचा कैसे? ये पहली कुछ समझ में नहीं आ रही है। यू डोंट वरी डॉक्टर, ये पहले हमारे सीआईडी ऑफिसर सुलझाएंगे। अभिजीत, जैसा कि तुमने देखा और जैसा कि तुमने सुना, ये चारों हाई पावर रेडियो एक्टिविटी की वजह से मरे हैं। तो सर ये रेडिएशन क्या इतनी तेजी से फैलता है कि इंसान अपना बचाव नहीं कर सके? नहीं, इसका असर तो धीरे धीरे ही होता है। पहले इनकी चमड़ी काली पड़ने लगती है, एक नौशिया जैसा होने लगता है, गला सूखने लगता है जैसे उल्टी हो जाएगी। सर ये सारे सिम्टम्स तो वायरल के भी हो सकते हैं ना? यू आर राइट, यही तो प्रॉब्लम है। इसी की वजह से बॉस इन लोगों ने इन सिम्टम्स को अवॉइड कर दी। अगर वक्त पर इलाज करवा लेते तो शायद ये चारों लोग बच जाते। पर क्योंकि इलाज वक्त पर नहीं हुआ, उन खतरनाक रेडिएशन ने इनके बॉडी के ब्लड प्लेटलेट्स को तहस नहस कर दिया। और अभिजीत, क्योंकि इनके ब्लड प्लेटलेट्स एकदम खत्म हो गए थे, इसलिए इनकी इम्यून पावर जो है वो एकदम जीरो हो गई थी। अरे बाप रे बाप, इतना भयानक रेडिएशन! भगवान किसी के दुश्मन को भी ऐसी दर्दनाक मौत न दे। लेकिन ये रेडिएशन की इंटेंसिटी, पावर कितनी है? अबाउट 60 आइसोटॉप, जो कि बहुत ही ज्यादा पावर है। एक आम आदमी के इतने हाई रेडिएशन के कांटेक्ट में आना अनकॉमन, अचंभे की बात है। ये इतना पावरफुल रेडिएशन या तो न्यूक्लियर लैब में या एटॉमिक लैब में ही होता है, क्योंकि वहीं पर इस रेडियो एक्टिविटी का इस्तेमाल होता है। तो ठीक है डॉक्टर साहब, लेकिन ये चारों तो आम आदमी दिख रहे हैं और न्यूक्लियर लैब तो काफी कॉन्फिडेंशियल और हाई सिक्योरिटी वाली जगह पे होती है। तो ये चारों वहाँ पहुँच कैसे गए? या तो ये वहाँ पहुँचे होंगे या फिर रेडिएशंस एटॉमिक लैब से निकलकर शहर की तरफ आ रहे होंगे। और बॉस, अगर ये रेडिएशन शहर की तरफ आया है तो ये पूरे शहर के लिए बहुत ही खतरनाक बात। अगर इन चारों को वो रेडिएशन किसी और जगह हुआ है तो वो खतरनाक रेडिएशन और भी लोगों को अपना शिकार बना सकता है, पूरे शहर में तबाही हो जाएगी। ऐसा हो सकता है अभिजीत, ये रेडियो एक्टिव पदार्थ बहुत ही खतरनाक होता है। ये सब्सटेंस इतना खतरनाक होता है कि इसका रेडिएशन सब कुछ खत्म कर देगा, हवा, पानी, जमीन सब कुछ खा जाए। हमें जल्द से जल्द इसे रोकना होगा। जितनी भी अथॉरिटीज है सबको इन्फॉर्म कर दो, रेड अलर्ट कर दो। सर समझ में नहीं आ रहा है, वो लोग इतने खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स के कांटेक्ट में आए ही कैसे होंगे? वही तो विवेक, वही तो। ऐसे रेडियो एक्टिव पदार्थ सिर्फ न्यूक्लियर लेबोरेटरीज या फिर एटॉमिक लेबोरेटरीज में ही रखे जाते हैं, और वो भी पूरी की पूरी सिक्योरिटी, जहां तक कोई आम आदमी पहुंच भी नहीं सकता। समझ में नहीं आता ये लोग उन पदार्थों तक पहुंचे कैसे पहुंचे? हॉस्पिटल की फाइल में लिखा था कि उन चारों में से एक विकास उस स्क्रैपयार्ड का मालिक था, बाकी तीन उसके यहाँ काम करने वाले थे। स्क्रैपयार्ड मतलब पुराना सामान, कबाड़, रद्दी? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि स्क्रैपयार्ड वालों ने पुराना सामान खरीदा हो इन लोगों से? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सामान में कोई ऐसी चीज आ गई होगी जिसके अंदर से ये खतरनाक रेडियो एक्टिव वेव्स निकल रही है? हाँ, शायद यही हुआ होगा, और उन बेचारों को पता भी नहीं चला होगा, क्योंकि ऐसे पदार्थों में से जो किरणें निकलती है वो ना किसी को सुनाई पड़ती, ना किसी को दिखाई पड़ती है, ना इन किरणों को कोई गंध होती है। जो भी इनके दायरे में आ जाएगा उसके लिए सिर्फ मौत ही लिखी होती है, एक खतरनाक दर्दनाक मौत। सर अगर वो लोग वहां पे मरे हैं तो और भी लोग मरे होंगे? हाँ, और भी लोग मरे होंगे, मगर उन बेचारों के बारे में अब तक किसी को पता भी नहीं चला होगा। विवेक, एक काम करो, कंट्रोल रूम को फोन करो और उनको इन्फॉर्म करो कि राजापुरी को बहुत बड़ा खतरा है, लेवल 6 का खतरा। ये सर, लेवल 6 का? हाँ, लेवल 6 का खतरा, जो टेररिस्ट अटैक से भी बड़ा खतरा होता है। जब हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बॉम्ब गिरा था तब 10 सेकंड के अंदर 10 लाख से भी ज्यादा लोग मर गए थे और मीलों तक शहर खाक हो गया था। सर इसका मतलब यहां भी ऐसा होने वाला है? निखिल, भले ये एटम बॉम्ब नहीं है, लेकिन ऐसे रेडियो पदार्थों को ना हम जला सकते हैं ना गाड़ सकते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे जमीन में गाड़ा तो जमीन में से हजारों सालों तक जमीन में से वैसी ही खतरनाक किरणें निकलती रहेगी। क्या? सर राजापुरी से बुरी खबरें आ रही हैं। कुछ और लोगों को भी ये रेडियो एक्टिव किरणें लग गई। माय गॉड, कहीं ये किरणें सारे शहर को तबाह न कर दें, इसी बात का डर था।
राजापुरी के आसपास का 50 किलोमीटर का एरिया खाली करवाओ। 50 किलोमीटर का एरिया। बी केयरफुल ऑफिसर्स, कुछ भी हो जाए किसी भी परिस्थिति में आप अपने प्रोटेक्टिव गैस नहीं उतारेंगे। अब हमें स्पेक्ट्रोमीटर से पता चलेगा कि रेडिएशन इस यार्ड से निकल रही है कि नहीं। सब लोग फैल जाओ और अपने अपने कार्ड से देखते रहना। रेडिएशन बढ़ती जा रही है। यहां से आ रही है। रीडिंग ये बता रही है कि हम लोग रेडिएशन के बहुत करीब पहुंच गए हैं। बहुत करीब है? या सचिन, काजल, सब लोग इधर आओ। मेटल के साथ साथ मशीन के कुछ पार्ट्स हैं। इन पार्ट्स में से ही रेडिएशन निकल रहा है। सचिन, रेडियो एक्टिव मटेरियल यहाँ पे मिल गया है। बहुत सावधानी से सारे के सारे स्पेशल फॉरेंसिक लैब में भिजवा दो। ये सब गामा मशीन के पुर्जे हैं। माना कि सारे पार्ट्स नहीं है, लेकिन ये पुर्जे आधी गामा मशीन बनाने के लिए तो काफी है। ये गामा मशीन किस काम आती है? इनका इस्तेमाल एटॉमिक और न्यूक्लियर लैब्स में पार्ट्स को टेस्ट करने के काम आता है। ऐसे खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यूनिट। जिस किसी ने भी ये भूल की है ना, उसे लापरवाही का मेडल मिलना चाहिए। कितनी जाने जा सकती है इस भूल से? वाकई बहुत बड़ी भूल है। इस तरीके के पुर्जे मामूली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं करने चाहिए। किसी एटॉमिक पावर डिपार्टमेंट के किसी हाईली एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए। इस तरह से डिस्पोज ऑफ करना तो बहुत ही गलत बात। सर इसमें कुछ लगा हुआ है। लगा हुआ है? क्या लगा हुआ? इसमें यूरेनियम लगा हुआ है। यूरेनियम? यूरेनियम पार्टिकल्स और यूरेनियम रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसमें से रेडिएशन निकल रहा है सर। अभी भी निकल रहा है? इसमें अभी भी रेडिएशन निकल रहा है। मतलब जिन लोगों ने इस कलपुर्जों को हाथ लगाया होगा, वो ट्रांसपोर्ट वाला, वो मजदूर जिन्होंने इन्हें उठाया होगा, वो सबके सब रेडियो एक्टिविटी का शिकार बन गए होंगे। बिल्कुल। इतनी खास मशीन के पुर्जे स्क्रैप यार्ड में आए कहां से? स्क्रैप यार्ड की रिसीट बुक लेके आओ। दरवाजा तो खोलिए सर। पचास जगह से स्क्रैप उठाते हैं लोग। देखिए, उससे कुछ पता चल जाए ये मशीन कहां से उठाई थी उन लोगों ने। सर, मेटल ट्रेडर्स, साइकिल की दुकानें, कार गैराज है, एल्युमिनियम डीलर्स, एक साइंस कॉलेज भी है। कॉलेज? सर कि ये सारे के सारे पार्ट्स साइंस कॉलेज की लैब से तो नहीं है? लेकिन सर, कॉलेज की लैब में इतनी खतरनाक मशीन हो सकती है? हो सकती है फ्रेडी। कई बार कॉलेज वाले अपने स्टूडेंट्स को डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए ऐसी मशीनें रखते हैं। काजल, यस सर। कॉलेज में फोन करके देखो कोई रेडियो एक्टिविटी का शिकार तो नहीं हो। ओके सर। आई होप कॉलेज में कोई इस रेडिएशन का शिकार ना हो। स्टूडेंट्स, टीचर्स, न जाने कितनी मासूम जिंदगी है। अरे फ्रेडी सर, मेरी प्रॉब्लम मैं कब से नोटिस कर रही हूँ। आप उस हाथ को बार-बार छू। पता नहीं, हाथ में जलन हो रही है सर। हाथ में जलन हो रही है? हाँ। बाहर आओ मेरे साथ, चलो बाहर आओ। चलो आइए सर। अरे ग्लव्स उतारो तुम्हारे। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? जिसका डर था वही हुआ। ये मामूली रैशेस नहीं है। ये देखो, ये हाथ पर ये काले काले धब्बे, ये तो रेडियो एक्टिविटी के सिम्टम्स हैं। रेडी, तुमने किसी चीज को हाथ लगाया था? नहीं सर। याद करो, जरूर कुछ ना कुछ छुआ होगा तुमने। ये क्या है? यार, तुमसे कितनी बार कहा था कि कुछ भी हो जाए ग्लव्स मत उतारना।
जमीन पे कुछ चीज पड़ी हुई थी, ठीक से उठा नहीं पा रहा था, इसीलिए ग्लव्स उतार दिया। क्या ग्लव्स निकाल लिए यार? अब एक काम करो, इसे हॉस्पिटल लेकर चलो बस, चलो। अरे सर, मैं मर गया सर, मेरी वाइफ का क्या? कुछ नहीं होगा तुम्हारी वाइफ को, चलो यार। क्या हुआ, परेशान क्यों? सर फ्रेडी सर की चिंता हो रही है, वो ठीक तो हो जाएंगे ना सर? पहलवान आदमी है वो, कुछ नहीं होगा उसे। और निखिल, अभिजीत सर का भी तो फोन आया था कि अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, बस फ्रेडी सर को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। सॉरी सर, मैं ही शकुन हूँ, इस कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन मैं ही देखता हूँ। आपको ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा? जी नहीं। देखिए शकुन जी, हम ये जानने के लिए आए हैं कि क्या कुछ दिन पहले आपके कॉलेज ने कुछ पुराना सामान बेचा था राजापुरी के एक स्क्रैप यार्ड डीलर को? जी हाँ सर, कुछ बेकार का सामान इकट्ठा हो गया था सर, इसीलिए हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा करके बेचना शुरू कर दिया था सर। तो क्या उसमें कुछ रेडियो एक्टिव मटेरियल था? रेडियो एक्टिव मटेरियल? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटेरियल। सर ये आप क्या बात कर रहे हैं सर? हमारे पास कैसे आएंगे वो रेडियो एक्टिव मटेरियल सर? ये तो हम भी जानना चाहते हैं, समझिए आप। उस स्क्रैप यार्ड में 4 लोगों की मौत हो गई है उस रेडियो एक्टिव मटेरियल के रेडिएशन की वजह से। अगर पुराने सामान में कुछ भी रेडियो एक्टिव मटेरियल होता और हमें ये पता होता तो उसे नष्ट करने के लिए हम रेडियो एटॉमिक सेंटर वालों को बुलाते, उस स्क्रैप यार्ड में क्यों भेजते सर? तो कहाँ पे रखा था ये पुराना सामान? सर हमारी कॉलेज की एक पुरानी बिल्डिंग है जो बंद पड़ी है, वो सारा सामान हमने वहीं रखा था। तो आपके कॉलेज की ये पुरानी बिल्डिंग हम देखना चाहेंगे। सर मुझे नहीं लगता आप लोगों को यहाँ कुछ मिलने वाला है, यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं रखा गया। शंकु जी, कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, मतलब बिल्डिंग के अंदर रेडिएशन है। सर यू आर एब्सोल्युटली राइट सर। सर ये देखिए सर, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशंस आ रहे हैं। सर ये कैसे हो सकता है सर? यहाँ पे कोई सामान रखा नहीं गया था सर। कार्ड का कलर चेंज हो रहा है, स्पेक्ट्रोमीटर में रेडिएशन बता रहा है। आप यहाँ खड़े खड़े क्या बोल रहे हैं? ऊपर चल के देखते हैं। चलिए सर। सर रेडिएशन की संख्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल यहीं कहीं आसपास होगा। यस सर। सर इस तरफ की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इधर या देखिए। तो इस बॉक्स से रेडिएशन ज्यादा आ रही है। बॉक्स में जरा खोलिए बॉक्स। ओह माय गॉड सर, ये गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है सर। गामा मशीन बनाने के पार्ट्स है? इसका मतलब वो मशीन यहाँ पे थी, कहाँ से आई? सर मुझे वाकई मालूम नहीं सर, इतनी खतरनाक चीज मैं इस कॉलेज की बिल्डिंग में क्यों रखूंगा सर? आपने नहीं रखी तो किसने रखी? कौन कौन आता है आपके अलावा यहाँ पे? सर यहाँ पे तो कोई भी आ सकता है सर, आप देख रहे हैं बिल्डिंग खाली है सर। सर मुझे लगता है कोई बाहर वाला रख के चला गया होगा सर। यहाँ आने का तो ये एक रास्ता है? सर 2 रास्ते हैं सर, एक जो हम अभी सामने से आए हैं और एक दरवाजा इस तरफ जो हमेशा बंद रहता है सर। चलो दिखाओ। आइए सर, आइए सर, आइए। अरे ये ताला कहाँ गया है? आपकी बिल्डिंग है और आपको पता नहीं यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो, ये ट्रक के टायर का निशान है। ऐसा लगता है कि वो रेडियो एक्टिव मटेरियल के बाकी पार्ट्स कोई ट्रक में डाल के ले गया यहाँ से। ऐसा लगता है फायदा उठाया उन लोगों ने, खाली बिल्डिंग है। मगर सर ये लोग जो कोई भी हैं, वो गामा पार्ट्स क्या करेंगे क्या? जो कोई भी है उनके मंसूबे ठीक नजर नहीं आ रहे। अगर वो पार्ट्स किसी गलत हाथों में पड़ गए तो आने वाली तबाही का तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता है। इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव मटेरियल उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में छुपा के रखा था और कॉलेज अथॉरिटीज को पता तक नहीं। सर वो बिल्डिंग काफी समय से खाली थी, इसी बात का फायदा उठा के उस मुजरिम ने वो सारे रेडियो एक्टिव मटेरियल्स वहीं पे छुपा दिए। विवेक, उस स्पेक्ट्रोमीटर ने जो रीडिंग दिखाई थी रेडिएशन की, उससे इतना तो पता चलता है कि सारा का सारा रेडियो एक्टिव मटेरियल उन्होंने उस स्क्रैप यार्ड डीलर को नहीं बेचा, बल्कि उसमें से कुछ तो रेडियो एक्टिव मटेरियल मुजरिम अपने साथ लेकर गया है।
मगर सर इतने खतरनाक मटेरियल का मुजरिम ले जाकर करेगा क्या? वो खुद भी तो मर सकता है सर उसकी किरणों से। निखिल, मरने से पहले वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। बाहर देशों को स्मगल कर सकता है, आतंकवादियों को बेच सकता है। ये कोई छोटा मोटा केस नहीं, ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। अगर किसी लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चोरी हुए हैं तो फिर उस लैब ने अभी तक इस बात की रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? वही तो, इतने हाई सिक्योरिटी वाले लेबोरेटरी में से ऐसा सामान चोरी हो ही कैसे सकता है? ये कोई अंदर वाले का ही काम है और इसीलिए किसी को अब तक पता तक नहीं चला है। सो उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग के पास हमें ट्रक के टायर्स के निशान मिले थे सर। वो रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जरूर किसी ट्रक में ले जाए गए हैं सर। तो फिर विवेक, हमें किसी भी हालत में उस ट्रक का पता लगाना ही चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी शहर में, तबाही। हेलो एसीपी प्रद्युमन यार, क्या? कहां पर? कब? माय गॉड, ठीक है हम लोग अभी आते हैं। क्या हुआ सर? विवेक, शहर से दूर एक रिसोर्ट में एक परिवार पिकनिक मनाने गया था। उस परिवार के सारे लोग मर चुके हैं इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से। आइए सर, यही वो जगह है जहाँ उस परिवार की मौत हो गई। सर साहब अभी रुकिए। मैनेजर साहब, आपका रिसोर्ट है वहाँ पे? जी। तो इस परिवार की मौत यहाँ पे कैसे हुई? सर, ये लोग 2 दिन से रिसोर्ट में रुके हुए थे, यहाँ पिकनिक मनाने आए थे और आज अचानक पता नहीं क्या हो गया इन्हें। ये सब आपके सामने ही हुआ? जी नहीं, मैं उस वक्त यहाँ नहीं था। मुझे फोन पर इंफॉर्मेशन मिली कि मेरा माली यहाँ पर था और जब उसने इनके पास जाकर इनकी हेल्प करने की कोशिश की तो वो भी बेहोश हो गया। वो भी हॉस्पिटल में है, हालत काफी नाजुक है सर उसकी। आप काफी किस्मत वाले मैनेजर साहब, आप यहाँ नहीं थे तो आप भी रेडिएशन का शिकार हो जाते हैं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा सर कि रेडियो एक्टिव रेडिएशन यहाँ तक कैसे पहुँच गए। हमारा रिजल्ट तो शहर से काफी दूर है सर। ये देखिए सर, जमीन में अभी भी रेडिएशन मौजूद है। माय गॉड, यहाँ पे रेडिएशन है लेकिन वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ है? मैनेजर साहब जी, प्लीज अपने रिसोर्ट में वापस चले जाइए। जी सर। आसपास चेक करो, देखो वो रेडियो एक्टिव मटेरियल कहाँ पे है। जी सर। वो देखिए सर, वहाँ कुछ है। हाँ सर, ये तो किसी ट्रक की हेडलाइंस की कांच की ट्रक का ही हेडलाइट है। ये देखो, ये टायर मार्क, लगता है यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है ट्रक का। सर मुझे तो लगता है ये उसी ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है जो कॉलेज से रेडियो एक्टिव मटेरियल लेके निकला था। अगर ये वो ट्रक है तो इसके बारे में पता कैसे चलेगा? वहाँ पीछे बाबूमल गांव में एक पुलिस चेक पोस्ट है। अगर ये ट्रक वहाँ से इस तरफ आया है तो उस चेक नाके पे जरूर पता चल जाएगा। लेट्स गो देयर। सर। हेलो सर। हेलो इंस्पेक्टर, आपको मालूम है कि हम लोग ऐसे केस पे काम कर रहे हैं जो रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा हुआ है। मतलब उसमें लोग न्यूक्लियर एक्शन की वजह से मर रहे हैं। यहाँ ये खबर पूरे शहर में फैल चुकी है। 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ से कोई ट्रक गुजरा था क्या, जिसका आगे एक्सीडेंट हुआ पिकनिक स्पॉट पे? जी हाँ, सीजन फैमिली रिसोर्ट्स के पास हादसा हुआ था। हमारे कुछ ऑफिसर्स हादसे वाली जगह पर गए थे और सर हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि जो ऑफिसर हादसे वाली जगह पर गए थे उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उनकी तबीयत खराब हो गई? जी हाँ। अभी कहाँ है वो लोग? हॉस्पिटल में भर्ती है सर। अभी कैसे है वो लोग? पूरी तरह से ठीक नहीं है लेकिन पहले से बेहतर है। उनकी तबीयत इसलिए बिगड़ी इंस्पेक्टर कि जिस ट्रक का एक्सीडेंट हुआ है उसी में वो रेडियो एक्टिव मटेरियल ले जाया जा रहा था। ओह माय गॉड। आपके पास उस ट्रक का नंबर है? जी हाँ सर, आइए। सर उस ट्रक का नंबर है AZ032109। AZ032109। पता लगाओ किसके नाम पे है ट्रक। ए मंगेश जल्दी आ, लॉरी निकलना है। क्या गनिंदर कौन है? मैं हूं सर। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से?
कोई अच्छी खबर लाए क्या? अच्छी खबर? आप मेरे ट्रक के बारे में बताने आए ना? कौन सी ट्रक? देखिए मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, किसी ने मेरा ट्रक चुरा लिया है। चोरी हुआ था तुम्हारा ट्रक? जी हाँ। क्या नंबर क्या? AZ032109। AZ032109? जी हाँ सर। इसी ट्रक को तो हम भी ढूंढ रहे हैं। तुम्हारे इस ट्रक के एक्सीडेंट की वजह से बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं सर? चोर ने एक्सीडेंट भी कर दिया? हे भगवान, मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। कब चोरी हुआ तुम्हारा ट्रक? 2 दिन पहले सर। 2 दिन पहले? नरेंद्र जी, 2 दिन पहले आपके ट्रक में खतरनाक सामान ले जाया गया, जिससे काफी लोग मर गए। आप ऐसे ही गुनाह से हाथ धो नहीं सकते, समझे? ट्रक में सामान डालने से पहले आप देखते नहीं कि क्या सामान लेके जा रहे हैं वो लोग। कौन से खतरनाक सामान की बात कर रहे हैं आप? रेडियो एक्टिव मटीरियल। रेडियो? जी हाँ, रेडियो एक्टिव मटीरियल। सर किस सामान की बात करें, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ सर। ट्रक तुम्हारा ही था ना? सर ट्रक मेरा था पर सामान मेरा नहीं था सर। शायद उन लोगों ने खतरनाक सामान मेरे ट्रक में डाल दिया जिन्होंने ये चुराया था सर। सर 2 दिन पहले एक आदमी ने इस ट्रक की बुकिंग की, आखिरी वक्त पे बुकिंग कैंसिल कर दी। आखिरी मिनट में बुकिंग कैंसिल कर दी? जी हाँ, और सर ट्रक यहीं पर था, उसी रात को चोरी भी हो गई। बड़ी लंबी प्लानिंग की है मुजरिमों ने। पहले इसका ट्रक बुक किया ताकि और कोई बुक ना करे, और फिर आखिरी मौके पर ट्रक का बुकिंग कैंसिल कर दिया और ट्रक यहीं पर खड़ी हो गई बिना भाड़े के। फिर रात को उन्होंने उस ट्रक को चोरी कर दिया। और सर सीधे वो लोग यहाँ से ट्रक लेकर उस कॉलेज की पुरानी बिल्डिंग में गए। वहां पर रेडियो एक्टिव सामान लोड कर दिया और हाईवे पर निकल गए। लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ट्रक का एक्सीडेंट भी हो सकता है। कहाँ पे खड़ी थी ट्रक तुम्हारी? आइए सर मैं बताता हूँ। चलो दिखाओ। सर यहीं पर खड़ी थी ट्रक। तुम्हारी ट्रक यहीं पर खड़ी थी? जी हाँ। और ड्राइवर ट्रक का? सर बुखातर जिस दिन काम पर नहीं आता कहीं ना कहीं दारू पी के पड़ा होता है। पेस्ट्री का बॉक्स है सर, पेस्ट्री कॉर्नर का बिल भी है। तुम्हारा ड्राइवर दारू के साथ पेस्ट्री खाता है? हम मजाक कर रहे हैं साहब, ढाबे पे खाने वाले आदमी को पेस्ट्री से क्या मतलब है? ये पेस्ट्री का बॉक्स यहाँ पर कैसे आया? तो शायद चोर ने पेस्ट्री खाई है ट्रक चुराने से पहले। जरा काम करो, पेस्ट्री कॉर्नर पर जाओ, पूछताछ करो, देखो क्या पता चलता है। ऐसा आइए सर, पेस्ट्रीज, कुकीज, ब्राउनीज क्या लेंगे आप? सब कुछ फ्रेश है हमारे पास। नो थैंक्स, ये सब खाएंगे तो ड्यूटी पे भागने दौड़ने में मुश्किल हो जाएगी। क्या आप लोग ड्यूटी पे भागते हैं? जी हाँ, मुजरिम को पकड़ने के लिए सीआईडी को उसके पीछे भागना पड़ता है। आप लोग सीआईडी वाले हैं? जी हाँ। सर क्या हुआ, किसी का खून हो गया क्या? अब तक खून तो नहीं हुआ है, मगर बहुत सारे मासूम लोगों की जान खतरे में। ये बिल देखिए, 2 दिन पहले किसी ने यहाँ से 4 पेस्ट्रीज खरीदी। किसने खरीदे थे पेस्ट्रीज में बता सकते हैं आप? सर सुबह से 40 से 50 कस्टमर आ चुके हैं, मुझे तो आज के लोग भी याद नहीं, तो 2 दिन के पहले के बता पाना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा सर। जरा सोच के बताइए। ये बिल देखिए, इसमें लिखा है कि 2 दिन पहले शाम 6:30 बजे 4 पेस्ट्रीज खरीदे गए थे। सॉरी सर, वाकई मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर मुझे पता होता तो मैं आपकी जरूर मदद करता। ये सीसीटीवी कैमरा ये चल रहा है? हाँ सर। वेरी गुड। परसों शाम 6:30 बजे की फुटेज दिखाई हमें। हाँ सर, मैं आपको फुटेज जरूर दिखा सकता हूँ। आइए सर, प्लीज। देखिए सर, सर शॉप में 6:30 बजे 3 लोग आए, इनमें से कोई हो सकता है सर। इस पहले आदमी ने पैटीज खरीदा था, दूसरे ने क्रीम रोल, मगर इस तीसरे वाले आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे। और इस बिल में लिखा है कि उस आदमी ने 4 पेस्ट्रीज खरीदे थे। तो शायद यही वो आदमी है जिसने वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराया है। इसकी कुंडली निकालो। क्या 20 लोगों की जानें जा चुकी है? नहीं, देखिए, आपको लोगों को जागरूक करना ही चाहिए, उन्हें सतर्क करना ही चाहिए।
लोगों की जानें नहीं जानी चाहिए इस रेडियो एक्टिव किरणों की वजह से, समझा? हाँ। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है सर। अगर जल्दी से कुछ नहीं किया गया तो न जाने और कितने मासूमों की जान चली जाएगी इस रेडियो एक्टिव मटेरियल की वजह से। विवेक, पता है मुझे, लेकिन एक बात अच्छी है कि वो ट्रक जिसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल था वो शहर से दूर था, वरना न जाने कितने लोगों की जाने गई होती अब तक। हाँ काजल, उस पेस्ट्री शॉप के सीसीटीवी फुटेज से पता चला वो आदमी कौन है? यस सर, ये है वो आदमी, विक्रम नाम है इसका। विक्रम? चोरी के 1-2 केस में जेल भी जा चुका है। मतलब ये विक्रम पुराना मुजरिम है? हाँ सर, और हैरानी की बात तो ये है कि ये विक्रम एक मुजरिम होते हुए भी एक गवर्नमेंट लैब में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है। काजल, क्या इस गवर्नमेंट लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल किया? विवेक, उस लैब में रेडियो एक्टिव मटेरियल्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। तो इसका मतलब है ये इस विक्रम ने उन मुजरिमों को मदद की है वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने में। डॉक्टर शांतनु, जब आप किसी को काम पे रखते हैं तो उसका इंटरव्यू वगैरह तो लेते हो? बिना इंटरव्यू के कैसे रखेंगे किसी को? तो इस विक्रम का भी इंटरव्यू लिया होगा आपने? हाँ, लिया था। जिस आदमी का क्रिमिनल रिकॉर्ड है उसे आपने नौकरी पे कैसे रख लिया? दरअसल हमें मालूम था कि विक्रम 1-2 बार चोरी के इल्जाम में जेल जा चुका है। अच्छा, आपको मालूम था, फिर भी आपने उसे गार्ड की नौकरी दी? हर गलत इंसान को एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका मिलना ही चाहिए। आपकी बात ठीक है डॉक्टर शांतनु, फिर भी इतनी खास तरीके की लैब में ऐसे आदमी को नौकरी पर रखने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। हाँ, मैंने सोचा नहीं था कि एक मामूली गार्ड के दिमाग में ये बात आ सकती है कि लैब से रेडियो एक्टिव मटेरियल चुरा लूं। देखिए, पैसा देख के तो अच्छों की नियत बदलते देर नहीं लगती। विक्रम तो एक चोर था। लेकिन वो साइंटिस्ट नहीं था, और उसे कैसे मालूम कि ये रेडियो एक्टिव मटेरियल है? और वैसे भी हमारे यहाँ लैब के अंदर सिक्योरिटी गार्ड्स का अंदर आना बना है। अगर विक्रम को ये पता नहीं था कि रेडियो एक्टिव मटेरियल कौन सा है तो फिर ये चोरी उसने अकेले ने नहीं की है, कोई और भी मिला हुआ उसके साथ, शायद इसी लैब का कोई आदमी। ये आप क्या कह रहे हैं? हम लोगों में से कोई ऐसा क्यों करेगा? किसी ने तो किया है, वरना इतने हाई लेवल की चोरी सिर्फ विक्रम के बस की बात नहीं है। आप हमें ये बताइए कि जिस रात विक्रम ड्यूटी पे था, यहाँ लैब के अंदर कौन सा साइंटिस्ट काम कर रहा था? उस रात यहाँ डॉक्टर सिद्धार्थ लैब के अंदर थे। डॉक्टर सिद्धार्थ? जरा बुलाइए उन्हें। सर, उन्हें बुलाना तो मुश्किल है। क्यों, वो भी भाग गए क्या? नहीं, जब से विक्रम नहीं आए हैं तब से डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब हैं। डॉक्टर सिद्धार्थ भी गायब है? आपको पता होगा कि कहाँ पे हैं? नहीं, वो तो अपना फोन भी बंद करके बैठे हैं। कोई बात नहीं, आप जरा डॉक्टर सिद्धार्थ का एड्रेस दीजिए, देखें जरा कौन से मच्छर ने काटा है उसे। सिद्धार्थ? सिद्धार्थ? बदबू कैसी आ रही है? ये सिद्धार्थ दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा था? घर भी ठीक ठाक है, सामान भी साफ सुथरा है, ये सिद्धार्थ गया कहां? बदबू कुछ ज्यादा ही आ रही है इस तरह। देखो जरा, देखो कहां से आ रही है बदबू। सर। हाँ, तो बदबू यहां से आ रही है सर। ओ, इस पीछे सर, ये तो सिद्धार्थ ही है। सिद्धार्थ यही है, उनको नजदीक से गोली चलाई है। तो शायद सिद्धार्थ को उन रेडियो एक्टिव मटेरियल्स की चोरी के बारे में पता चल गया होगा सर, और इसीलिए उन मुजरिमों ने इसका खून कर दिया। विवेक, मुझे तो लगता है ये सिद्धार्थ उन मुजरिमों के साथ मिला हुआ था। जैसे उन लोगों का काम खत्म हो गया, उन्होंने सिद्धार्थ का काम तमाम कर दिया। बॉडी की हालत को देख के लगता है इसकी मौत 2-3 दिन पहले हुई है। सर, उस ट्रक की चोरी भी तो 2 दिन पहले हुई थी। हाँ, ट्रक की चोरी भी 2 दिन पहले हुई थी। तो लगता है सिद्धार्थ की मौत भी उसी रात को हुई है, ट्रक की चोरी की रात को। और फिर इसके घर में कोई लूटपाट भी नहीं हुई है। तो इसका मतलब है सिद्धार्थ उन लोगों को जानता था, जरूर जानता था उन लोगों को। काम करो, घर में उसकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, फाइल्स है, डायरीज है, जो कुछ भी मिले उठाओ और ले चलो। सर, डॉक्टर सालुंके की रिपोर्ट आ गई है सर। सिद्धार्थ का खून 4 दिन पहले हुआ था। 4 दिन पहले? यस सर।
4 दिन पहले उसने काम पर जाना बंद कर दिया था और 4 दिन पहले रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी भी हुई थी। मतलब साफ है सर, मुजरिमों ने पहले सिद्धार्थ का इस्तेमाल किया वो रेडियो एक्टिव मटेरियल चुराने के लिए, और जैसे उनका काम पूरा हुआ उन लोगों ने सिद्धार्थ को अपने रास्ते से हटा दिया। सर और एक बात पता चली है सर, पिछले 3 महीनों से सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था। सिद्धार्थ के अकाउंट में कोई धनाधन पैसे डाल रहा था, मगर कौन? सर पैसे बाहर से आ रहे थे। पैसे बाहर से आ रहे थे तो उसका एक ही मतलब हो सकता है, वो पैसे हमारे किसी दुश्मन देश से आ रहे थे। कोई ऐसा देश जो हमारा ही रेडियो एक्टिव मटेरियल इस्तेमाल कर रहा है हमारे ही खिलाफ। सर थोड़े से पैसों के लिए सिद्धार्थ अपने देश से गद्दारी कर रहा था। सर बैंक वाले पता लगाने की कोशिश कर रहे कि सिद्धार्थ के अकाउंट में पैसे किसने डाले थे। जैसे उनको पता चलेगा वो हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे सर। इस विक्रम की क्या खबर है? सर इसके बारे में अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया सर। इसका फोन भी बंद आ रहा है, लगता है शहर छोड़ के भाग गया। ये देखिए सर, सिद्धार्थ की डायरी में कुछ अजीब सा नंबर लिखा हुआ है। A8M9B2N और दूसरा है A2P19TB। सर ये किसी तरह का कोड लग रहा है। कोई ऐसा कोड जो कोई और समझ न सके। A8M9B2N A2P19TB। क्या हो सकता है ये? कैसा कोड है ये? क्या हो सकता है? एक मिनट, ABCD में 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना? यस सर। लगता है विवेक ये क्या कोड है पता चल जाएगा। जहां जहां पर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं वहां पर उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के नंबर्स डालकर देखते हैं, पता चल जाएगा। अब देखते हैं। ए का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नंबर है 1, 8, M ABCDEFGHIJKLM 12 और 1 13, फिर है 9। बी का नंबर है 2 और N, अगर M 13 है तो N का नंबर है 14 1 4, तो नंबर है 1813922214। सर ये तो विक्रम का मोबाइल नंबर है। ये नंबर विक्रम का मोबाइल नंबर है, तो अगर ये विक्रम का नंबर है तो ये कोड भी कोई मोबाइल नंबर ही होगा। देखते हैं। ए का 1 2 ABCDEFGHIJKLMNOP 15 और 1 16 16 9 T। P के आगे 4 अल्फाबेट्स QRST। अगर P का नंबर 16 है तो 17 18 19 20। T का नंबर है 20 और B का नंबर है 2। नंबर है 121619202। ये किसका नंबर है? ये नंबर जरूर उस मुजरिम का है। काजल, इस नंबर पर फोन लगाओ और जैसे कोई फोन उठाए कम से कम 40 सेकंड तक बात करती रहो ताकि हम नंबर ट्रेस कर सके, उसका लोकेशन पता कर सके। और विवेक, नंबर ट्रेस करो, लोकेट करो नंबर को। रिंग हो रही। रिंग हो रही है? याद रखना कम से कम 40 सेकंड। ओके, उलझा रखना उस बातों में। हेलो, गुड इवनिंग जी। हमें बहुत खुशी हो रही है आपको बताने के लिए कि आपका नंबर लकी ड्रॉ में सेलेक्ट हो गया है। जी हाँ, ये एकदम सही नंबर है जी, बिल्कुल। इनफैक्ट हम आपको और इन्फॉर्म करने के लिए बहुत खुश हैं कि आपका नंबर जी बिल्कुल सर ट्रेस हो गया है। ग्रेट, नंबर ट्रेस हो गया, मतलब मुजरिम कहाँ है ये भी पता चल गया। अब उसे पता चलेगा
कि हमारे देश के साथ खिलवाड़ करने का अंजाम क्या होता है। ये तो कोई अड्डे जैसी जगह है। होशियार रहना, गन्स निकालो। निखिल, सिद्धार्थ की डायरी में विक्रम के नंबर के अलावा जो दूसरा नंबर था वो यहीं पर ट्रेस हुआ है। लोकेशन ये बता रहा है। फोन लगाओ तुम्हारे फोन से उस नंबर पर। तो रिंग जा रही है सर। एक मिनट, रिंग यहीं पर बज रही है कहीं। ये चल, ये निकालो। सर यही मनोज, ये देखिए। देखो जिंदा है क्या? सर जिंदा है। पानी देखो, पानी देखो जल्दी। पानी। मारो। मनोज। मनोज। पानी। नहीं मनोज, हम लोग सीआईडी से। आज आप लोग नहीं आते, मैं शायद बच नहीं पाता। चुप। सिद्धार्थ के साथ तुम भी मिले हुए थे ना? वो रेडियो एक्टिव सामान गवर्नमेंट लेबोरेटरी से चुराने में क्या मिला? उसके बदले में तुम्हें छोड़कर गए ना, तुम्हें बांधकर मरने के लिए। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। आज तक तो मैं छोटी मोटी चोरियां किया करता था, लेकिन आज पहली बार बहुत बड़ा पाप हो गया साहब। तुम्हारे इस गुनाह की वजह से सैकड़ों लोग अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं, समझे? मैंने सोचा कि ये चोरी भी और चोरियों की तरह ही होगी। अगर मुझे पता होता कि इन सब में आतंकवादी भी शामिल हैं, तो मैं उनका कभी साथ नहीं देता साहब। क्या कहा? आतंकवादी? हाँ साहब, मुझे नहीं पता था कि ये बाबू ये सारा सामान आतंकवादियों को बेचने वाला है। मेरा शक सही था। कौन है ये बाबू? कौन है ये बाबू? जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। बाबू मेरा पार्टनर है साहब। मैंने उसे रोकने की कोशिश भी की, सीआईडी के पास जाऊंगा इसकी भी धमकी दी, लेकिन वो नहीं माना और मुझे यहाँ बांध के चला गया। तो बता, कब होने वाला ये सौदा आतंकवादियों के साथ? कब होने वाला और कहाँ होने वाला? जल्दी बता। शाबाश, इस रेडियो एक्टिव सामान की मुझे कब से जरूरत थी। तूने तो मेरा बरसों का सपना पूरा कर दिया। पर आप इस सामान का करोगे क्या? इससे छोटा मोटा एटम बम बनाऊंगा और इंडिया पर ही फोड़ूंगा। तबाही मचा दूंगा, तबाही। तड़प तड़प के मरेंगे यहाँ के लोग। तू यहाँ से जल्दी निकल जा, तेरे को मैं इसकी खबर पहुँचा दूंगा। क्या? तुझे और तेरे साथियों को मैं विदेश पहुँचा दूंगा। कुछ नहीं होगा तो मैं कुछ नहीं। हम तो ठीक है, पर हमारे देशवासियों का? इस देश ने तुझे दिया ही क्या है? सालों तू जेल में सड़ा है ना, अब तो बस खुशियां मना, खुशियां। समझा? लेके जा। वहीं पे रुकना। एक सेक्रेटरी का मेडल लेके नहीं जाएगा तो? साहब, ये सब हमने पैसों के लिए किया था साहब। पैसों के लिए तुम लोगों ने रेडियो एक्टिव मटेरियल की चोरी की, जिस थाली में खाया उसी में छेद। क्या सोचा तुम लोगों ने कि हमारा देश कोई खिलौना है जिसे तुम जैसे जानवर जब चाहे जैसे चाहे खेल सकते हैं? आप लोगों ने हमारे सारे इरादों पर पानी फेर दिया। जब जब जुर्म और आतंक इस देश को बर्बादी की तरफ ढकेलने की दस्तक देंगे, तब तब सीआईडी इस जुर्म और आतंक का सर्वनाश करेगी। तुम्हारे इस खिलौने अपराध की मौत और सिर्फ मौत ही है सजा। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।